हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। रोज की तरह आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 27 और 28 अक्टूबर का करंट अफेयर। जो क्लास होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। क्लास के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। यदि क्लास आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। ये जो क्लास है आने वाले एग्जाम्स में, वो चाहे रेलवे के एग्जाम्स हो या एसएससी के एग्जाम्स हो, सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि जो ये करंट अफेयर है ये सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। इस क्लास में हम लोग ना केवल करंट अफेयर को पढ़ते हैं, इसके साथ साथ हम लोग स्टैटिक जीके और सारे सब्जेक्ट को भी रिवीजन करते हैं, और बाकी और भी जो भी वर्ल्ड में इश्यू चल रहे हैं इनको भी हम लोग इस क्लास में समझते हैं। तो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास में हम लोग काफी बेहद महत्वपूर्ण कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे 27 और 28 अक्टूबर का करंट अफेयर। आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो एक युद्धाभ्यास से क्वेश्चन है। आपको पता है कि सभी देशों के लिए जो युद्धाभ्यास है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपके देश के पास सेना है तो उस सेना वो जो सेना है वो क्या करे, युद्धाभ्यास करे। नहीं तो ये क्या करती है, दूसरे देशों के साथ क्या करती है, युद्धाभ्यास करती है, जिससे एक देश दूसरे देश की टेक्नोलॉजी को साझा करते हैं और अपने हथियारों का प्रदर्शन भी करते हैं। इससे ये होता है कि जो भी हथियार आपके पास हैं वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उनकी टेस्टिंग भी किया जाता है। और इसके साथ ही एक देश की सेना दूसरे देश की सेना के साथ क्या करती है, जो भी वार टैक्टिक्स है उसको साझा भी करती है। ठीक है, बात करते हैं जो ये युद्धाभ्यास हो रहा है ये कौन से नंबर का युद्धाभ्यास है, तो ये 31वें नंबर का युद्धाभ्यास है। और युद्धाभ्यास का नाम क्या है, सिम्बेक्स नाम है। क्या नाम है, सिम्बेक्स युद्धाभ्यास नाम है। सिम्बेक्स जो एक्सरसाइज होती है ये किसके साथ आयोजित की जाती है, तो यहाँ पर आपको नाम छिपा हुआ है इस एक्सरसाइज में खुद। ठीक है, एस मतलब क्या होता है, एस फॉर होता है। यहाँ पर एक देश का नाम आपको दिख रहा होगा, सिंगापुर। ठीक है, क्या दिख रहा है, सिंगापुर। तो ये जो एक्सरसाइज होती है ये होती है सिंगापुर। एंड आई मतलब होता है इंडिया। आई मतलब क्या होता है, इंडिया। और यहाँ पर एम मतलब होता है मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, क्या होता है, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। और ये जो एक्सरसाइज है ये कब आयोजित हो रही है, ये हमारे अक्टूबर में आयोजित हो रही है। ठीक है, और बात करते हैं कौन से क्रम की है, तो 21वें क्रम की है। और थोड़ा सी एक एक्सरसाइज की अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1994 में हो जाती है। ठीक है, और इसका स्टार्टिंग में जो नाम होता है, इस सिम्बेक्स एक्सरसाइज का स्टार्टिंग में जो नाम होता है इसे हम लोग लॉयन किंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से, इसका शुरुआत में नाम क्या था, लॉयन किंग था। और अब इसका नाम क्या हो गया है, अब इसका नाम सिम्बेक्स रख दिया गया है। ठीक है, और ये इस बार जो आयोजित हो रही है ये आयोजित हो रही है भारत के विशाखापट्टनम में। ठीक है, विशाखापट्टनम आपको पता है आंध्र प्रदेश का एक तटीय शहर है, यहीं पर ये एक्सरसाइज आयोजित हो रही है। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा सा आगे। तो देखो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसमें जो भारत का जहाज भाग ले रहा है उसका नाम है आईएनएस शिवालिक। इसको आपको याद करना है कि आईएनएस शिवालिक हाल ही में सिम्बेक्स एक्सरसाइज में किस जहाज ने भाग लिया है, तो भारत का एक जहाज है जिसका नाम आईएनएस शिवालिक है, ये क्या करता है, भाग लेता है। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य अभी हमने बताया, इसका अभ्यास का जो उद्देश्य है वो क्या है, भारत और सिंगापुर के बीच समुद्री सुरक्षा और इंटरऑपरेबिलिटी को क्या करना, मजबूत करना। ठीक है, ये क्या इसका उद्देश्य है। और ये है आपका आईएनएस, ये हमारा क्या है, आईएनएस शिवालिक है। और ये बे ऑफ बंगाल में क्या हो रहा है, जा रहा है एक्सरसाइज को करने के लिए। बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सरसाइज लिखी हुई है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज आपके पेपर में पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर एक एक्सरसाइज का नाम है काजिंग, जो कि होती है किसके साथ, जो कि होती है हमारे भारत और कजाकिस्तान के साथ होती है। ठीक है, कजाकिस्तान के साथ होती है, इंडिया एंड कजाकिस्तान के साथ ये युद्धाभ्यास होता है। कजाकिस्तान आपके पता होगा कि कजाकिस्तान ये एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। बात करते हैं मित्र शक्ति की, तो ये एक्सरसाइज होती है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। किसके बीच में होती है, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में होती है। और यहाँ पर एक एक्सरसाइज लिखी है उदार शक्ति, तो ये होती है इंडिया, ये एक्सरसाइज होती है इंडिया एंड मलेशिया के बीच में। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है जो कि 2024 में आयोजित होती है। नसीम अल बहर की बात करते हैं तो ये होती है भारत और ओमान के बीच में ये एक्सरसाइज आयोजित होती है। ठीक है, और यहाँ पर एक एक्सरसाइज है जो कि 4 देशों के द्वारा आयोजित की जाती है। इसमें कौन कौन से देश भाग लेते हैं, तो इंडिया भाग लेता है, ऑस्ट्रेलिया भाग लेता है, जापान भी भाग लेता है और यूएसए भाग लेता है। ये चारों देश क्यों भाग लेते हैं,
क्योंकि ये चारों देश एक ग्रुप के मेंबर है जिनका नाम जिन्हें हम क्वाड देश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर एक एक्सरसाइज और यहाँ पर लिखी हुई है जिसे हम लोग वरुण युद्धाभ्यास के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये होती है इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होती है, और ये एक्सरसाइज कहां पर आयोजित की जाती है? ये एक्सरसाइज आयोजित की जाती है भूमध्य सागर में। ठीक है, कहां पर? भूमध्य सागर में ये एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। इसी के साथ अगर बात करते हैं तो वरुण के साथ हम लोग फ्रांस के साथ शक्ति युद्धाभ्यास भी करते हैं, शक्ति करते हैं, गरुड़ करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों एक्सरसाइज हम लोग फ्रांस के साथ करते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज थी जिन्हें हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में सैन्य खरीद अनुमोदन के लिए किसने भारत को विशेष दर्जा दिया है? आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में जर्मनी के जो चांसलर है जिनका नाम ओलाफ स्कोल्ज नाम है, और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये दोनों लोग भारत आते हैं, भारत यात्रा पे आते हैं। और कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष यदि किसी भी देश में जाता है तो वो किसी न किसी उद्देश्य से जाता है। ठीक है, किसी न किसी उद्देश्य से जाता है। तो इनका आने का जो मुख्य उद्देश्य था, इन्होंने इन्होंने इंडिया एंड जर्मनी के बीच में जो भी हथियार, ठीक है, इंडिया एंड जर्मनी के बीच में जो भी हथियारों की डील होनी है, ठीक है, इसमें और तेजी लाने के लिए ये भारत आ रहे हैं, और ये क्या करेंगे, भारत के साथ एग्रीमेंट करेंगे, और जर्मनी भारत को क्या करेगा, जर्मनी भारत को लगभग 43,000 करोड़ रुपए की क्या करेगा, सबमरीन बेचेगा। इसी सौदे को आगे बढ़ाने के लिए ये भारत आ रहे हैं। इसमें दो कंपनियां भाग ले रही हैं, एक जर्मनी की कंपनी भाग लेगी और एक स्पेन की कंपनी भाग लेगी। स्पेन के भी प्राइम मिनिस्टर हमारे भारत आए हुए हैं। अब देखो, अभी ये नहीं कंफर्म किया गया कि कौन सी कंपनी बनाएगी, बट एक स्पेन की कंपनी है, ठीक है, एक स्पेन की कंपनी है और एक जर्मनी की कंपनी है। दोनों कंपनी में से एक कंपनी क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट लेगी, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट 43,000 करोड़ रुपए का है। ठीक है, 43,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें ये लोग क्या करेंगे, 6 सबमरीन को भारत को देंगे। ठीक है, 6 सबमरीन, या जिन्हें हम लोग पनडुब्बी के नाम से भी जानते हैं, ये भारत को बेचेंगे। और ये सारा जो प्रोजेक्ट है, ये सारा जो काम किया जाएगा वो प्रोजेक्ट 75I के नाम से किया जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट 75I, इसी प्रोजेक्ट के तहत ये सब सबमरीन बनाई जाएंगी। तो बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। और बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जर्मन विक्रेता जो एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, TKMS नाम है, TKMS नाम है, ये भारतीय नौसेना को 6 पनडुब्बी बना के देंगी। कितनी पनडुब्बी बना के देंगी, 6 पनडुब्बी बना के देंगी। और इसमें स्पेनिश फर्म की एक कंपनी है, वो भी क्या कर रही है, साझा कर रही है, और ये टोटल 43,000 करोड़ रुपए का सौदा है। ठीक है, और वर्तमान समय में लगभग 24 से 26 अक्टूबर के बीच में जर्मनी के जो चांसलर है ओलेफ स्कॉल्ज, ठीक है, जिनका नाम क्या है, ओलेफ स्कॉल्ज, ये भारत आए हुए हैं, और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर दोनों भारत आए हुए हैं। और बात करते हैं, अभी हमने बताया कि ये जो है जर्मनी की कंपनी का नाम है TKMS, जिसका फुल फॉर्म होता है थ्रिसेन ग्रुप मरीन सिस्टम, और एक स्पेन की कंपनी है जिसे हम लोग नवांटिया के नाम से जानते हैं। और ये दोनों प्रोजेक्ट 75I के तहत क्या करेंगे, भारतीय नौसेना को 6 उन्नत क्लास की पनडुब्बी बना के देंगे। ठीक है, बात करते हैं इसके पहले क्या भारत के पास कोई पनडुब्बी है या नहीं है। तो ये रहे जर्मनी के जर्मनी के एम्बेसडर, जिन्हें राजदूत भी कहते हैं, जिनका नाम फिलिप है, ये जानकारी क्या कर रहे हैं, मीडिया को दे रहे हैं। ये रही सबमरीन, ठीक है, ये रही सबमरीन। इसी के साथ हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि भारत ने क्या कोई पनडुब्बी अपने से बनाया है या सारी आज तक खरीदी है। तो INS जो अरिहंत है, INS अरिहंत जो है, ये भारत ने स्वयं अपने से बनाया है, मतलब स्वदेशी रूप से निर्मित जो भारत की पहली पनडुब्बी है, इसका नाम INS अरिहंत है। इसी के साथ भारत ने INS अरिघात, ठीक है, भारत ने INS अरिघात को भी बनाया है। और इसके साथ भारत प्रोजेक्ट 75 के तहत कुल 6 पनडुब्बियां बना रहा है। ठीक है, कितनी पनडुब्बियां, 6 पनडुब्बियां बना रहा है, जिसमें INS कलवरी, खांडेरी, INS खांडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागशीर,
INS वाघसीर, ठीक है। ये सारी पनडुब्बियों को क्या करेगा भारत 1, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये सब पनडुब्बियों को क्या करेगा भारत बनाएगा। किस प्रोजेक्ट के तहत बनाएगा, तो ये प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 75 इसका नाम है, और ये प्रोजेक्ट 1997 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अफेयर के द्वारा, मिनिस्ट्री जो हमारा रक्षा मंत्रालय है वो क्या करेगा इन सब पनडुब्बियों को बनाने के लिए पैसे देगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि सबसे ज्यादा किस देश, यहाँ पर पनडुब्बी लिखा होना चाहिए, सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं किस देश के पास पनडुब्बी है तो ये देश का नाम है चीन, ठीक है। इसके पास टोटल 70 सबमरीन है। और दूसरे नंबर पर है आपका रूस, जिसके पास कितने सबमरीन है, इसके पास 78 सबमरीन है, और रूस के पास कितनी है 70 है। बात करते हैं तीसरे नंबर पे कौन है, तो तीसरे नंबर पर है USA, जिसके पास टोटल 68 सबमरीन के साथ ये तीसरे स्थान पे है। तो विश्व में सबसे ज्यादा सबमरीन की बात करते हैं, पनडुब्बी की बात करते हैं तो वो चीन के पास है, टोटल कितनी है 78 सबमरीन है, 78 पनडुब्बी है। और रूस के पास कितनी है 70 है। और बात करते हैं यूएसए के पास, जो कि विश्व का सबसे पावरफुल देश भी है, इसके पास टोटल 68 है। और इसी के साथ यहाँ पर कुछ चीजें और लिखी गई है कि जो पनडुब्बी है किस सिद्धांत पे काम करती है, तो देखो ये टेक्नोलॉजी का नाम है सोनार, ठीक है। क्या नाम है सोनार, जिसका मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। क्या मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। इसमें पनडुब्बी में से क्या किया जाता है प्रस्रव्य तरंगे निकाली जाती है, जिसके माध्यम से आगे के रास्ते को पता करते हैं हम लोग कि आगे रास्ते में कुछ बाधा अवरोध है या फिर रास्ता खाली है, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं विश्व के काले प्रदेश की, तो देखो काला प्रदेश के बारे में मैंने पढ़ाया था। रूर प्रदेश एक है जो कि जर्मनी का एक शहर भी है, ठीक है। यहाँ से गुजरती है राइन नदी, जो कि अपने साथ कोयले के पानी को लेकर जाती है, जिसके कारण यहाँ पर कोयला कोयला दिखता है, काला काला हो जाता है पूरा, इसलिए इसे क्या बोला जाता है विश्व का काला प्रदेश भी बोला जाता है, ठीक है। ये कहां पर है, ये जर्मनी में है। चलिए इसी के साथ हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अपने अगले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं कि हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्कूल का अवार्ड दिया गया, जिसमें भारत के 3 स्कूल शामिल हैं, एक दिल्ली का है, एक मध्य प्रदेश का है और एक तमिलनाडु का है, ठीक है। तो इन तीनों स्कूल को क्या किया गया है, स्कूल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है हमारे भारत का, ठीक है। हमारे भारत के ये सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। बात करते हैं कि विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्कूल कहां पर है, तो ये अर्जेंटीना का एक स्कूल है, ठीक है। अर्जेंटीना देश का एक स्कूल है। इस स्कूल को क्या मिला है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्कूल का अवार्ड दिया गया है। अगर भारत में बात करते हैं तो यान इंटरनेशनल स्कूल, और यहाँ पर CM राइज स्कूल विनोबा, जो कि विनोबा भावे जी के नाम पर है और मध्य प्रदेश में स्थित है। बात करते हैं कालवी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ये कहां पर है, ये आपके तमिलनाडु में है। ये हमारे भारत के सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम किया है, जिसके कारण इन्हें सर्वश्रेष्ठ स्कूलों की श्रेणी में रखा गया है हमारे भारत में। बात करते हैं अर्जेंटीना का जो स्कूल है, जिसका नाम क्या है, कोलेजियो मारिया डी नाम है। ये विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्कूल चुना गया है, ठीक है। इसी के साथ हम थोड़ा सा और क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हाल ही में ये सारे इवेंट हुए हैं। हाल ही में जल प्रबंधन पुरस्कार हाल ही में हमारी राष्ट्रपति जी के द्वारा 5वें नंबर का जल प्रबंधन पुरस्कार आवंटित किया गया है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये एक नेशनल अवार्ड है। तो बात करते हैं, तो आपको पता है कि लास्ट ईयर जो चौथा जल प्रबंधन पुरस्कार दिया गया था, वो किसे दिया गया था, वो दिया गया था मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को टॉप पे दिया गया था। लेकिन 2024 में जो 5वां दिया गया है, ये जो टॉप स्टेट है वो है उड़ीसा, ठीक है। पहला नंबर जो पुरस्कार दिया गया है वो उड़ीसा को दिया गया है। ये हमारे भारत का सर्वश्रेष्ठ जल के प्रबंधन का पुरस्कार पाता है। जल का प्रबंधन अच्छा करता है, इसलिए इसे जल प्रबंधन के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरे नंबर की बात करते हैं तो हमारा उत्तर प्रदेश है, और तीसरे नंबर की बात करते हैं तो गुजरात तीसरे नंबर का क्या है, सबसे अच्छा राज्य है, सर्वश्रेष्ठ राज्य है। बात करते हैं भारत का पहला AI स्कूल किस राज्य में बनाया गया, तो AI स्कूल भारत का पहला AI स्कूल केरला राज्य में बनाया गया है। और बात करते हैं भारत का पहला AI जो शिक्षक है, अच्छा इस स्कूल का नाम भी लिख लेना, इस स्कूल का नाम है गोल्डन बी स्कूल, ठीक है। क्या नाम है, गोल्डन बी स्कूल नाम है। और बात करते हैं भारत का पहला AI जो शिक्षक है, इसका नाम तो आप लोगों ने अपनी आंख में एक अंग पढ़ा होगा, जिसका नाम क्या होता है, पुतली नाम होता है। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आइरिस, ठीक है। तो इस आइरिस के नाम पर भारत के पहला AI शिक्षक भी है, ठीक है।
और बात करते हैं नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एनईपी कहते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं। और ये लेटेस्ट कब आती है, 2020 में आती है। और किस समिति की सिफारिश पर बनाई गई है, ये तो कस्तूरी रंगन समिति, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर एंड ये एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो भी कस्तूरी रंगन जी हैं, जो कि इसरो के पहले चीफ हुआ करते थे। और इस एजुकेशन जो पॉलिसी है ये किस पर आधारित है, तो 5+3+3+4 पर आधारित है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है किस पर आधारित है, तो 5+3+3, ठीक है, +4 पर आधारित है। तो एंड इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बात करते हैं सुविधा 2.0 जो मोबाइल ऐप है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो आपको बता दिया जाए कि हाल ही में क्या होते हैं, भारत में चुनाव होते हैं। हाल ही में भारत में क्या होते हैं, 18वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं। और इन्हीं चुनाव में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी चुनाव आयोग को, इन्हीं को देखते हुए चुनाव आयोग ने क्या किया है, सुविधा 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है। ठीक है, इसमें क्या क्या सुविधाएं प्रदान किया जाएगा, तो इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान किया जाएगा। इसमें आप अपने चुनाव चिन्ह से लेकर जो भी मतदाता सूची होती है इन सबको भी इस एप्लीकेशन पर क्या किया जाएगा, ये सारी सुविधाएं भी आपको प्रदान किया जाएगा। आप अपने चुनाव का सिंबल देख सकते हो एंड प्राप्त कर सकते हो, और मतदाता सूची को भी देख सकते हो। ठीक है, जो भी चुनाव से संबंधित जानकारियां हैं वो सब सारी चीजें आप इस सुविधा 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन पर प्राप्त कर सकते हो। ये किसके द्वारा एंड स्टार्ट किया गया है, तो ये स्टार्ट किया गया है, लॉन्च किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चुनाव आयोग, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसी के द्वारा ये लॉन्च किया जाता है। और बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इसका जो वर्णन है हमारे संविधान में, क्योंकि ये एक संवैधानिक बॉडी है, इसका वर्णन आर्टिकल 324 में दिया गया है। कहां पर दिया गया है, 324 में दिया गया है। इसी के साथ ये हमारी भारत की एक संवैधानिक बॉडी है। स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना लिख लेना, 25 जनवरी 1950 की स्थापना होती है। और ये कितने मेंबर की बॉडी है, ये 3 सदस्यीय बॉडी है। ठीक है, इसमें टोटल कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य की बॉडी है, जिसमें जो वर्तमान पहले बात कर लेते हैं पहले की। तो पहला जो हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन थे वो कौन थे, सुकुमार सेन थे, जिनका नाम क्या था, सुकुमार सेन नाम था इनका। ये हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमीशन थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और वर्तमान समय की अगर पूछा जाए कि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है वो कौन है, तो इनका नाम लिख लेना, राजीव कुमार। ठीक है, क्या नाम है, राजीव कुमार इनका नाम है। ये हमारे वर्तमान समय के चीफ इलेक्शन कमीशन है। और 2 और इलेक्शन कमीशन है, 2 और चुनाव आयुक्त हैं जो कि हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम भी लिख लो, हाल ही में 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। पहले का नाम है ज्ञानेश कुमार, ठीक है, ज्ञानेश। एंड दूसरे जो चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है सुखबीर सिंह। ठीक है, क्या नाम है, सुखबीर सिंह नाम है इनका। तो ये 2 हमारे चुनाव आयुक्त हैं। और चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, उनका नाम है राजीव कुमार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चुनाव आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। देखो, इस एप्लीकेशन का भी हमने बताया कि आप क्या कर सकते हो, चुनाव से संबंधित, चाहे वो आवेदन करना हो या फिर मतदाता की सूची प्राप्त करना हो, वो सारी चीजों के अपडेट इस ऐप से आप क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट आपके लिए ऐड किया है जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा जा रहा है, तो लिख लेना, इनका नाम है BS रमा देवी, जो कि 1990 के करीब बनती हैं। ये हमारे भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त बनती है, महिला की बात करते हैं। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त महिला में बनती है, इनका नाम है BS रमा देवी। ठीक है, जो कि 1990 के करीब में बनती है। और बात करते हैं भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन है, तो अभी हमने लिखाया सुकुमार जो सेन है, ये हमारे भारत के पहले चुनाव आयुक्त हैं, जिनका कार्यकाल 1950 से 1958 के बीच में है। और वर्तमान समय के जो चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम लिख लेना, राजीव कुमार। राजीव कुमार क्या है, राजीव कुमार जो है वो हमारे वर्तमान समय के चीफ इलेक्शन कमीशन है। और बात करते हैं हाल ही में जम्मू कश्मीर एंड हरियाणा में क्या होता है,
चुनाव भी होता है। तो जम्मू कश्मीर के हाल ही में जो सीएम बनते हैं उनका नाम लिख लेना, उमर अब्दुल्ला। क्या नाम है इनका? उमर अब्दुल्ला नाम है, उमर अब्दुल्ला इनका नाम है। ये जम्मू कश्मीर के हाल ही में सीएम बनते हैं और इनकी पार्टी का नाम आपको भी पता होना चाहिए, तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इनकी पार्टी का नाम है। और बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा के जो सीएम बने हैं वो पूर्व सीएम है, इनका नाम है नायब सिंह सैनी। क्या नाम है? नायब सिंह सैनी। ये पूर्व सीएम थे और ये वर्तमान में सीएम बन चुके हैं। ये किस पार्टी से है? तो ये बीजेपी पार्टी से है। ठीक है, दोनों जगह विधानसभा सीटें की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में भी 90 सीटें हैं और हरियाणा में भी 90 सीटें हैं। यहाँ जो सरकार बनी है उसने भी 48 सीटों का बहुमत प्राप्त किया है और हरियाणा में भी बीजेपी ने 48 सीटों का बहुमत प्राप्त किया है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाल ही में वर्ष 2025 में टेनिस का हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम क्या होता है सभी लोगों को अच्छे से पता है क्योंकि इसके पहले की क्लास में मैंने समझाया है हॉल ऑफ फेम क्या होता है। जो भी जिस भी खेल का हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है उसमें जो भी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है उसे क्या किया जाता है? इस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है। जैसे आईसीसी ने अभी हाल ही में भारत की एक महिला एंड बॉलर है, ठीक है, उसे हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। एंड इसी तरीके से टेनिस के जो प्लेयर होते हैं इनको भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इसको आपको बताना है, इनका नाम है मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा जिन्हें टेनिस के खेल में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया 2025 के लिए। ये किस देश से बिलोंग करती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये बिलोंग करती है रूस से। ठीक है, कहां से बिलोंग करती है? रूस से बिलोंग करती हैं। आपको बताना है कि हाल ही में आईसीसी ने 2024 में भारत के किस खिलाड़ी को, भारत की एक खिलाड़ी है उनका नाम आपको बताना है, किस खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। आईसीसी ने भारत की एक खिलाड़ी है जिन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है और खेल में बहुत ही अच्छा सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए इसमें शामिल किया जाता है। आपका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस होता है तभी इसमें शामिल किया जाता है। तो भारत की एक बाएं हाथ की बॉलर है जिनका नाम है नीतू डेविड। क्या नाम है? नीतू डेविड नाम है। इन्हें क्या किया गया है? वर्ष 2024 में आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। बात करते हैं भारत के कुल कितने प्लेयर अब हो गए हैं, तो 13 प्लेयर अब हो गए हैं जिन्हें अब तक हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। ठीक है, और इसी के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको थोड़ा सा बताते हैं कि विश्व के जो 4 बड़े ग्रैंड स्लैम है इनका नाम क्या है। देखो इनका नाम है अफवाह। ठीक है, क्या नाम है? अफवाह फैलाते हो आप लोग, तो इसी से हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रिक से हम लोग याद कर लेते हैं कि जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 4 बड़े ग्रैंड स्लैम हैं उनका नाम क्या है? अफवाह नाम है। ए फॉर क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, क्या नाम है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। और एफ मतलब होता है फ्रेंच ओपन। एफ मतलब क्या होता है? फ्रेंच ओपन होता है। और डब्ल्यू मतलब होता है विंबल्डन ओपन। ठीक है, डब्ल्यू मतलब क्या होता है? विंबल्डन ओपन होता है। और इसी के साथ ए मतलब होता है अमेरिकन ओपन, जिसे हम लोग यूएस ओपन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अमेरिकन ओपन जिसे हम लोग यूएस ओपन के नाम से भी जानते हैं, यूएस ओपन। तो ये हमारे विश्व के 4 बड़े ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, हमारे पूरे वर्ल्ड में जो 4 बड़े ग्रैंड स्लैम इनका नाम है अफवाह, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबल्डन ओपन एंड अमेरिकन ओपन, या फिर इसे यूएस ओपन भी कहा जाता है। बात करते हैं सबसे लेटेस्ट की, तो सबसे जो नया है ग्रैंड स्लैम वो है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। और सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम है उसका नाम है विंबल्डन ओपन, जिसे 1877 में खेलना स्टार्ट किया गया था। और बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन की, तो इसे 1905 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 1905 में स्टार्ट किया गया था और सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन ही खेला जाता है जनवरी के महीने में। ठीक है, वर्ष 2024 का अगर बात करते हैं तो आर्यना सबालंका इसकी वुमेन में अगर पूछा जाए तो आर्यना सबालंका इसकी विनर है। और पुरुष में बात करें मेल में तो जेनी किस्नर क्या है? ये पुरुष में इसके विजेता है। ठीक है, और ये कहां पर आयोजित होता है? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेडियम में आयोजित होता है। और ये जो प्लेयर है जिन्हें टेनिस के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है इनका नाम है मारिया। ठीक है, ये कहां की है? ये है रूस की। ठीक है, मारिया शारापोवा इनका नाम है। ये रूस की एक प्लेयर है, इन्हें टेनिस के खेल में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। चलो बात करते हैं थोड़ा सा, अभी हमने जो भी बताया ये सारे क्वेश्चन यहीं पर लिखे हुए हैं कि 4 जो बड़े ग्रैंड स्लैम है इन्हें हम लोग किस नाम से याद करते हैं? अफवाह नाम से याद करते हैं। और बात करते हैं थोड़ा सा किस महिला खिलाड़ी को शामिल किया गया, तो इनका नाम है नीतू डेविड नाम है। ठीक है, क्या नाम है? नीतू डेविड नाम है। और सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो सबसे पुराना है विंबल्डन ओपन। विंबल्डन ओपन क्या है? ये आपका सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। ठीक है,
चलिए ठीक है, आगे हम थोड़ा सा और बात करते हैं। एक क्वेश्चन और है लेकिन नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया, पांच क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 29 और 30 अक्टूबर का करंट अफेयर, और जल्दी ही हम लोग क्या करेंगे, नवंबर महीने में आ जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, और उसके बाद यदि आपको क्लास पसंद आती है तो आप क्लास को लाइक करो, चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास को विराम देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।